वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट के पेपर 1 की आईसीटी वाली यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, ये इससे हमको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चंस किस पैटर्न में पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन एक पैटर्न का आइडिया हो जाएगा हम लोगों को कि क्वेश्चंस हमारे किस तरह से आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को जब हम अभी सॉल्व करेंगे तो हम हर टॉपिक को डेप्थ में देखेंगे क्वेश्चन के अलावा, और उससे जो रिलेटेड अदर डिटेल्स है वो भी हम लोग देखेंगे। यह वीडियो हमारी इस सीरीज का पहला वीडियो है, और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आप लोग यदि इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। यदि इस वीडियो पे 20 से ज्यादा लाइक आएंगे तो आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो इसको जरूर से लाइक करें और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस 10 इक्विवेलेंट ऑफ बेस 4 नंबर 3013। ये जो टॉपिक से है, ये कंप्यूटर साइंस में हमारा एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या है, एक्चुअल में अगर इस क्वेश्चन को मैं सिंपल करूं तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके पास एक नंबर है 3013, और ये किस बेस में है, इसका बेस 4 है, और आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करना है बेस 10 में। तो देखिए सबसे पहले अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक जनरल मेथड की मैं बात करूं कि क्वेश्चन चाहे कोई सा भी बेस में दिया हो, है ना, इनपुट में क्वेश्चन चाहे कोई सा भी बेस में दिया हो, अगर आपको उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो अभी जो मैं मेथड बता रहा हूं वो सभी पे लागू होगी। मतलब चाहे वो अभी जैसे 4 दिया हुआ है, बेस 2 में दिया हो, बेस 8 में दिया हो, बेस 16 में दिया हो, कोई से भी बेस में हमको क्वेश्चन दिया हुआ हो, और अगर बेस 10 में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो हमारा अप्रोच सेम रहेगा। तो देखिए हमको क्या करना है, हम देखते हैं इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेरा नंबर है 3013। मैं क्या करूंगा, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया 3013। अब मैं क्या करूंगा, ये सारे नंबर्स में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इतना समझ लीजिए ये जो नंबर है बेस 4 में है, इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर ये नंबर 2 बेस में होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 8 बेस में होता तो 8 से मल्टीप्लाई करते, बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। अब हमको क्या करना है, ये सारे जो फोर्स लिखे हमने उन पे पावर लगाना है, और पावर लगाना शुरू करेंगे 0 से और राइट साइड से। मतलब 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। ठीक है, ये एक इक्वेशन जैसा बन गया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 की पावर 3 इंटू 3, है ना, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 64, और 64 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू 4 की पावर 2 मतलब 16, प्लस 1 इंटू 4 की पावर 1 मतलब 4, और 3 इंटू 4 की पावर 0। अच्छा, अब एक बात यहाँ ध्यान रखिए, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 64 इंटू 3 करेंगे तो 192 मिल जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू 1 और 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा हमारा 192 प्लस 7 मतलब 199। और इसको हमने किस बेस में कन्वर्ट करा, बेस 10 में कन्वर्ट करा। ठीक है, तो हम देखें हमारा आंसर कौन सा वाला सही है। ये वाला आंसर जो है हमारा वो सही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ये जून 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, जो कि ये पेपर कैंसिल हो गया था और हमारा री एग्जाम हुआ था। तो जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, और साथ ही 2023 के पेपर में भी ये नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमको एडिशन करना है, और 2 नंबर हमको जो दिए हुए हैं वो बेस 16 में है। अब आंसर काय में लाना है ऐसा कुछ हमको क्वेश्चन में तो स्पेसिफाई नहीं करा है, लेकिन ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो बेस 10 में है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर को बेस 10 में लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारा जो नंबर है वो है 107 और 257, मतलब 107 की बेस 16 और 257 की बेस 16, इसको हमको सॉल्व करना है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले हमने देख लिया मेथड क्या होनी चाहिए हमारी। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं सबसे पहले बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा और इसको बेस 10 में करूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, और जो हमारा आंसर होगा वो भी काय में होगा, फिर बेस 10 में ही होगा। तो चलो अब इसको कैसे करेंगे बेस 10 में कन्वर्ट।
तो 107 को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया और 7 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 का। क्यों कर रहे हैं 16 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो नंबर है वो काय में है, हमारे बेस 16 में है और 16 की पावर चढ़ा देते हैं, तो 0, 1 और 2। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। चाहे तो आप अलग कर लो और फिर ऐड कर दो या साथ में लिख दो, तो मैं यहाँ साथ में लिख देता हूँ, है ना। तो 2, 5, 7, ठीक है। इनको मेरे को क्या करना है, डेसिमल में या बेस 10 में कन्वर्ट करना है, और अभी काय में है ये, बेस 16 में। तो हमने 16 का मल्टीप्लाई कर दिया और पावर चढ़ा दी। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 16 की पावर 2, मतलब ये हो गया हमारा 256। 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होगा, और 16 की पावर 0 है, मतलब 1, और 1 इंटू 7 तो हमको 7 मिल जाएगा। प्लस अब ये 16 की पावर 256, और 256 को 2 से इंटू करेंगे तो ये 512 हो गया हमारा, बीच में प्लस तो रहेगा ही। अब ये 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 80, और एनीथिंग की पावर 0 तो 1 ही रहेगा, और 1 इंटू 7 7 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर देते हैं हम, 263 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 599। और फिर अब फाइनली इनको ऐड कर लेते हैं, तो इनको ऐड करने पे हमको मिल जाएगा 862, ठीक है। और ये काय में आया है हमारा, बेस 10 में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा वाला हो जाएगा, ये सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेथड दिमाग में बैठ गई होगी कि कोई सा भी हमारे नंबर सिस्टम में हमको क्वेश्चन दिया हो और उसको अगर हमको बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से कर रहेंगे। अच्छा, केवल यही नहीं है, इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर बेस 10 में दिया हो और किसी दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो यदि आप लोगों को दूसरे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी देखना है कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं और आप लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं हो, तो आप लोग कमेंट करेंगे अगर इस वीडियो पे, और अगर बोलेंगे तो मैं जरूर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं सारे नंबर सिस्टम्स को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जून 2024 में जब री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और ये क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है जब भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात होती है। अब वो ये है कि इसको अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको बोल दिया कि फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज होती थी उनके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करिए, ऐसा भी पूछ सकते हैं। कई बार इसको मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है, एक तरफ जनरेशन्स दे दी जाती है और एक तरफ उनकी पूरी टेक्नोलॉजी दे दी जाती है, उनको मैच करने को बोल दिया जाता है। या कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। कुल मिला के हमको बस केवल 3-4 चीजें याद रखना है, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन बने हमको यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा सही होगा, ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से थे उनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज करते थे। इसी तरह से जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें हम आईसीस का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करते थे। और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें हम माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज करते थे। और एक और चीज जो फिफ्थ जनरेशन का है, फिफ्थ जनरेशन मतलब जो अभी प्रेजेंट में हम बोल सकते हैं जो फिफ्थ जनरेशन है, या फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, या VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, या ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसीस का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, 4 जनरेशन का पूछा है कि कौन सा टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज होता था। तो देखिए सबसे पहले होता था वैक्यूम ट्यूब यूज। तो वैक्यूम ट्यूब मतलब कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है पहला। फिर होता था ट्रांजिस्टर्स यूज, तो ट्रांजिस्टर्स मतलब ए ऑप्शन हो गया हमारा। फिर है आईसीस, आईसीस मतलब डी ऑप्शन। और फिर है माइक्रो प्रोसेसर मतलब बी ऑप्शन। मतलब कहीं ना कहीं CADB वाला जो आंसर है, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। केवल आप लोगों को अगर ये टेबल याद है तो फिर जनरेशन का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये जो है ये हमारा मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। इसमें जैसे अगर 4 मैच द कॉलम्स है मेरे पास, तो मेरी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि मैं कम से कम उसमें एक ऑप्शन ऐसा ढूंढ लूं या एक मैच ऐसा ढूंढ लूं जिसमें मेरे को 100% श्योरिटी हो।
और फिर मैं जाके उसको बाय ऑप्शंस सॉल्व करूं। जैसे सपोज करें इसमें बात करते हैं जैसे ब्लॉक्स क्या होता है। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपना ज्ञान बांट रहे हैं, एक प्रकार से जो पर्सनल ज्ञान है वो बांट रहे हैं। मतलब नहीं, जो पर्सनल इंटरनेट जर्नल्स है वो लिख रहा है। ये इसमें मेरे को 100% श्योरिटी है कि ये सही होगा। तो अब मैं देखूं ए की 4 से मैच, तो ए का 4 से मैच कहाँ है। अच्छा, एक बार में ही लग गया, एक बार में हमको सही आंसर मिल गया है ना। तो देखें ये सारे ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। और भी अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो और किसी ऑप्शन में या और किसी मैच में अगर आपको श्योरिटी है तो उसको चेक कर लें। जैसे हमने पॉडकास्ट सुना है, पॉडकास्ट में देखा होगा आपने, अभी करंट में बहुत ही जो यूट्यूबर्स हैं वो अलग अलग सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं और उनसे उनका इंटरव्यूज लेते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक सीरीज बन रही है ना। डिजिटल मीडिया मतलब कहीं ना कहीं ऑडियो या वीडियो दोनों हो सकता है, और पॉडकास्ट जो होता है हमारा ऑडियो भी हो सकता है वीडियो भी हो सकता है। उसकी सीरीज जो होती है तो वो कहीं ना कहीं हमारा पॉडकास्ट होता है। अब हम केवल जो ऑप्शन दिए उनको डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं पहले बात करता हूँ ब्लॉग्स की, और विकीज लिखा हुआ है इनकी बात करते हैं। तो देखिए चाहे ब्लॉग्स हो या विकीज, ये दोनों का यूज करते हैं हम ज्ञान बांटने के लिए। मतलब जो हमारा पर्सनल नॉलेज को शेयर करने के लिए है ना। हमको कुछ किसी चीज का नॉलेज है और वो हमको शेयर करना है दूसरे यूजर्स को, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लॉग्स का यूज कर सकते हैं या विकीज का भी यूज कर सकते हैं पर्सनल नॉलेज शेयर के लिए। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए डिफरेंस ये है, जो ब्लॉग्स होते हैं उसमें जो यूजर्स होते हैं या जो रीडर्स होते हैं वो एडिट नहीं कर सकते उसको, है ना। मतलब जो यूजर्स है या रीडर्स है वो उसको एडिट नहीं कर सकते। और विकीज जो होते हैं, आपने विकीपीडिया सुना होगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये कोलैबोरेटिव होता है, मतलब ओपन होता है। ओपन का मतलब क्या हुआ कि जो रीडर्स हैं वो उसको एडिट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं ना। तो ये एक चीज ध्यान रखिए। तो देखिए अब हमारे कौन कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं। एक तो हमारा मैच हो गया ब्लॉग, मतलब पर्सनल वाली जहां बात आ रही है वो ब्लॉग हो गया। और विकीज का मतलब क्या हुआ, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड एडिट वेब पेजेस यूजिंग अ ब्राउजर। मतलब क्रिएट भी कर सकता है और दूसरा कोई उसको आके एडिट भी कर सकता है विकीज को। तो डी किससे मैच हो रहा है, 1 से। क्रॉस चेक हो गया, है ना। ए को तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पॉडकास्ट क्या होता है, पॉडकास्ट की भी हमने बात कर लिया। पॉडकास्ट मतलब क्या हो गया, अ सीरीज या बोले एपिसोड्स, जो किस फॉर्म में हो सकते हैं, इन ऑडियो और वीडियो फॉर्म, है ना, शेयर्ड डिजिटली, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जैसे यूट्यूब वगैरह पे शेयर किए जाते हैं, तो उनकी बात हो रही है ना। तो पॉडकास्ट किससे मैच कर रहा है, हमारे थर्ड ऑप्शन से। मतलब बी किससे मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन से। और टैगिंग का मतलब क्या होता है, देखिए हमने जैसे हम बोलते हैं हमने किसी को टैग किया, अपने फोटोज वगैरह में टैग करते हैं। तो टैग में हम क्या कर रहे हैं, टैग में हम कहीं ना कहीं कीवर्ड्स असाइन कर रहे हैं ताकि सर्चिंग का काम हमारा इजी हो जाए। या फिर हम किसी कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई फोटो है और फोटो में हमारा कोई फ्रेंड है, तो हम क्या करते हैं, उसको टैग कर रहे हैं। मतलब हम उसको कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस फोटो में ये भी है ना। तो ये हमारा टैगिंग हो गया। तो टैगिंग मतलब क्या हो गया, हम अ टाइप ऑफ बुक मार्किंग वेयर यूजर बुक मार्क्स अ वेब पेज और फोटो यूजिंग टेक्स्ट टू डिस्क्राइब इट कंटेंट्स। मतलब जिसमें हम टैग कर देते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल फोटो को टैग कर देते हैं कि इसमें ये शामिल है, ठीक है। तो टैगिंग किससे रिलेट हो गया, हमारे सेकंड वाले ऑप्शन से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब अगला क्वेश्चन है, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ। देखिए सिंपल सा पहले बात कर लेते, क्वेश्चन क्या पूछा है और आंसर क्या है, फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये बोल रहा है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। उसका आंसर है मॉडेम, ठीक है। अब क्या होता है मॉडेम, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सपोज करें यहाँ पर एक सेंडर ए है, उसको कोई एक मैसेज भेजना है रिसीवर बी को जो कहीं दूर है, और उसके लिए वो चाहे वायर्ड टेक्नोलॉजी या वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, दोनों में से कोई सा भी एक कनेक्शन यूज कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले यूजर ने जो भी अपना मैसेज टाइप किया, तो हमको ये पता है कंप्यूटर में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो कहीं ना कहीं बाइनरी में स्टोर होता है, 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है।
अब लेकिन यदि इस मैसेज को मेरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है तो वो मैसेज कैसे भेज पाऊंगा मैं, या तो वायर्स का यूज करके या वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके। मेरे को वायर की सहायता से उस मैसेज को भेजना है तो वो 01 वाला जो मेरा मैसेज है, अभी मैसेज मेरा काय में है 01 के फॉर्म में, लेकिन मेरे को मैसेज जो भेजना है वो किस रूप में भेजना है, एनालॉग फॉर्म में, मतलब तरंगों के रूप में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो मैसेज है उसको कहीं ना कहीं एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से जब मैसेज रिसीवर को पहुंचेगा तो किस रूप में पहुंचेगा, एनालॉग फॉर्म में होगा, लेकिन हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है, 01 वाली भाषा समझता है। तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, हमको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस काम के लिए यहाँ पर एक डिवाइस यूज होती है दोनों ही एंड पे, जिसको हम बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम शब्द जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, मो और डेम। मो मतलब होता है मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पर हमने जो काम किया मतलब डिजिटल से एनालॉग, तो ये कहलाता है मॉड्यूलेशन। और DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो चाहे डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना हो या एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना हो, दोनों काम कौन करता है, हमारा मॉडेम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था कि कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है मॉडेम, है ना। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या हो गया हमारा, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अब यहाँ पर कुछ दूसरे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो पहले हम स्विच और ब्रिज को समझते हैं क्या होता है। तो जैसे सपोज करिए मेरे कुछ कंप्यूटर्स है जो लैन में जुड़े हुए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, है ना। जो 1 किलोमीटर के अंदर का नेटवर्क होता है मेरा, वो उसको हम लैन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना है एक सिंगल लैन में, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्विच का यूज करता हूँ। मतलब इन सिस्टम्स को अगर मेरे को आपस में कनेक्ट करना है तो मैं इनके लिए क्या, इनको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करूंगा, स्विचेस का यूज करूंगा। इस तरह से मतलब स्विच क्या होता है, स्विच एक ही लैन में अगर हमको सिस्टम्स को कनेक्ट करना है आपस में तो उसके लिए हम स्विच का यूज करते हैं। अगर हमारे पास प्रिंटर है, उनको भी अगर लैन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, स्विचेस का यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई स्विच की। अब सपोज करें कि हमारे पास इस तरह से मल्टीपल लैन्स है, मतलब ये एक से ज्यादा हमारे पास अगर लैन्स है और इनको मेरे को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ब्रिज का यूज करता हूँ। आई बात समझ में। तो इससे ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ब्रिज मतलब क्या और स्विच मतलब क्या। सिस्टम्स को या प्रिंटर्स को एक सिंगल लैन के अंदर अगर हमको कनेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, स्विचेस का। और अगर हमको दो लेंस को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, ब्रिज का। इसके बाद जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड। तो ये क्या होता है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। अगर ये हमारे डिवाइस में है तो ही हम क्या कर पाएंगे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेज पाएंगे। मतलब यदि हमको दो कंप्यूटर्स को अगर आपस में कम्युनिकेशन करना है, मैसेज ट्रांसफर करना है, तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, ये NIC कार्ड इंस्टॉल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमको बोला है कि टू रिकॉर्ड वॉइस नरेशन फॉर योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन योर कंप्यूटर मस्ट हैव। मतलब कि यदि आप कोई PPT बना रहे हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो और उसमें अगर आपको आपका साउंड रिकॉर्ड करना है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, कैंसिल वाले जो नहीं पड़ेगी उसकी बात करते हैं। तो जैसे बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन बोल रहा है इंटरनेट कनेक्शन। तो साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की क्या आवश्यकता है, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए हमको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, मतलब बी नहीं आएगा। तो बी वाले जो ऑप्शन है उनको हम कर देते हैं कैंसिल। अब हमारे पास ऑप्शन 1 और 3 बच रहा है। तो अब देखें हम, ऑप्शन 1 में भी ए है, 3 में भी ए है और ई भी है दोनों में। अब सी को देख लेते हैं, है ना। सी क्या है, स्पीकर्स। तो देखिए स्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि बोला क्या जा रहा है, रिकॉर्ड करने को बोला जा रहा है, मतलब इनपुट करने की बात हो रही है, सुनने की बात नहीं हो रही है ना। हमको सिस्टम के अंदर डेटा लेके जाना है।
तो सिस्टम के अंदर डेटा लेके जाने के लिए हमको स्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, माइक की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्पीकर भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। तो अब बचा कौन, केवल ए और ई। मतलब देखें हमने पूरा पढ़ा भी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो इसका आंसर होगा ए और ई। चेक कर लेते हैं। ए मतलब साउंड कार्ड और ई मतलब माइक्रोफोन। मतलब हमारे सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, एक साउंड कार्ड होना चाहिए और एक माइक्रोफोन होना चाहिए, यदि हमको वॉइस को रिकॉर्ड करना है हमारे पीपीटी के लिए। इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं कुछ, उनकी बात कर लेते हैं। तो साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो हमारे साउंड को प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट करता है ऑडियो सिग्नल्स के रूप में। इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे। स्पीकर्स तो आउटपुट डिवाइस है जो हमारे साउंड को बाहर लेके आता है। माइक इनपुट डिवाइस है जिससे हम साउंड को इनपुट कर सकते हैं। वीडियो पोर्ट्स, जो पोर्ट्स लगे होते हैं हमारे सीपीयू वगैरह में, जो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से गोल पोर्ट्स लगे होते हैं, है ना, जो हम एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन भी मैच द कॉलम वाला है, तो हम सेम टेक्निक यूज करेंगे, कैंसिलेशन वाली। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें मेरे को 100% श्योरिटी है उसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टू इनपुट वॉइस ओवर। अब भी देखिए, अब भी हमने क्वेश्चन देखा। अच्छा, ये जो अभी क्वेश्चन देखा था ये जून 2024 का जो री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, और सेम ये वाला जो क्वेश्चन है ये जून 2024 का जो पहली बार हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है ये कि अगर आपको वॉइस ओवर करना है, वॉइस ओवर मतलब अगर अपनी आवाज रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमको माइक की। मतलब ए वाला किससे मैच हो रहा है, 3 वाले से। तो ए वाला 3 वाले से केवल एक ही ऑप्शन है, मतलब हमारा एक ही बार में आंसर आ गया। चाहे तो आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शंस को भी। तो देखिए एक और क्या दिया है, टू इनपुट अ पिन। अगर आपको कोई पिन वगैरह इनपुट करना है, जैसे ओटीपी वगैरह जो आता है हमारा, वो नंबर्स के फॉर्म में आता है, तो उसके लिए हमारा को क्या न्यूमेरिक पैड की आवश्यकता होती है जिसपे हमारे नंबर्स लिखे होते हैं, है ना। तो बी ऑप्शन किससे रिलेटेड होगा, हमारे 4th ऑप्शन से, है ना। टू सिलेक्ट ऑप्शंस, अगर आपको कुछ ऑप्शंस सिलेक्ट करना होता है तो आपने कंप्यूटर में देखा होगा, माउस की सहायता से हम क्या करते हैं, ऑप्शंस पे जाकर उनको उन पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन हमारा सिलेक्ट हो जाता है। मतलब सी जो है वो हमारा 1 से रिलेटेड है। इसके बाद फ्लाइट सिमुलेटर के लिए हम क्या करते हैं, जॉयस्टिक का यूज करते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है, गेम्स वगैरह में यूज होता है मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। आंसर जो है हमारा वो ये 2nd ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उनको आपको स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट में जमाना है, और किस संदर्भ में जमाना है कि उसको एक्सेस टाइम कितना लगता है। इस चीज को हम समझ लें थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि यदि हमारी जो मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी होती है और एक प्राइमरी मेमोरी होती है, और एक कैश की बात करते हैं, कैश मेमोरी, है ना। तो देखिए हमारा सीपीयू जब भी कोई काम करता है या जब भी कोई एप्लीकेशन पे काम करता है, तो वो वाला जो डेटा है या उससे रिलेटेड जो डेटा है या वो एप्लीकेशन है, वो कहाँ होनी चाहिए, वो हमारे प्राइमरी मेमोरी में होनी चाहिए। तो उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से उठा के कहाँ डाला जाता है, प्राइमरी मेमोरी में डाला जाता है। फिर सीपीयू उस पे काम करता है। अब काम करने के बाद वो ऑपरेशंस या वो चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है, सिंपल भाषा में बोलूं तो वो चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है, जो कंप्यूटर को फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है, तो वो उसको कहाँ रख देता है, एक और मेमोरी में रख देता है। उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। अच्छा, कैश मेमोरी इतनी दूर नहीं होती, ये कहीं ना कहीं सीपीयू के ऊपर ही होती है, ठीक है। तो अब आप इन तीनों को ऐसे समझ सकते हैं कि कैश मेमोरी तो उसके पास में ही है या उसके ऊपर ही है, तो यहां तक उसको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तुरंत पहुंच जाएगा। प्राइमरी मेमोरी में कौन सा डेटा रखा हुआ है, जिस पे करेंटली काम कर रहा है ना। और सेकेंडरी मेमोरी में वो डेटा रखा हुआ है जिसपे वो अभी काम नहीं कर रहा है या इन फ्यूचर काम करेगा। तो सबसे ज्यादा जल्दी वो किसको एक्सेस कर पाएगा, कैश मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा, फिर प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा, और फिर सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा। और एक और चीज है, चौथा ऑप्शन जो दिया है हमारा, वो है ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव का यूज क्यों करते हैं, तो ऑप्टिकल ड्राइवर या ऑप्टिकल ड्राइव का यूज हम करते हैं रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अगर हमको डेटा को रीड करना है या राइट करना है, किसमें, टू सीडी या डीवीडी। सीडी डीवीडी में डेटा
को अगर हमको रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम किसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव का यूज करते हैं। और ये जो होता है वो इसमें सेकेंडरी मेमोरी से भी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, डीवीडी को रीड या राइट करने में। सबसे स्लोवेस्ट कौन होगा, तो सबसे स्लोवेस्ट होगा हमारा ऑप्टिकल ड्राइव, मतलब फोर्थ ऑप्शन। इसमें जो एग्जाम में ऑप्शन दिए हुए हैं वो इस प्रकार के हैं, DCBA पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ABCD, फिर BADC और CDAB। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट, सबसे पहले ये डी वाला जो है हमारा, है ना, वो सबसे स्लोवेस्ट होगा। सबसे स्लोवेस्ट ये ऑप्टिकल ड्राइव हो गया। इसके बाद ये SSD जो है, SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी होता है, और उससे होगा हमारा प्राइमरी मेमोरी मतलब हमारा रैम। और सबसे फास्ट कौन होगा, CPU कैश मेमोरी, मतलब DCBA वाला जो ऑप्शन है, ये पहला वाला ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इन कंप्यूटर नेटवर्किंग IPv6 इस कितने टाइम्स लार्जर देन IPv4। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने IP एड्रेसेस पढ़े होंगे, तो ये IPv4 और IPv6 क्या है, IP एड्रेसेस के अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स है। IPv4 जो होता है उसमें 32 बिट का IP एड्रेस होता है, और IPv6 जो होता है वो हमारा 128 बिट का IP एड्रेस होता है। ये एक पॉइंट ये ध्यान रखें, और एक पॉइंट ये ध्यान रखें कि जो हमारा IPv4 है ना, जो IP एड्रेस होता है IPv4 के फॉर्मेट में, उसमें किसका यूज करते हैं, तो उसमें डॉटेड डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं जो डॉट्स के फॉर्म में या डॉट से सेपरेटेड होता है, और इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए, बस इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो IPv6 होता है वो IPv4 के कितने टाइम होता है। तो IPv6 हमारा 128 बिट का, और IPv4 32 बिट का, मतलब ये कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहीं ना कहीं मेमोरी की यूनिट्स की जो हायरार्की है उसको पहले देखते हैं और फिर इसमें आते हैं वापस। तो देखिए, यहां आपको दिख रहा है कि मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी बिट। ऐसी 8 बिट्स मिलके बनता है हमारा 1 बाइट, और ऐसी 1024 बाइट्स मिलके बनता है हमारा 1 KB, और ऐसी 1024 KB से मिलके बनता है हमारा MB, और ऐसी 1024 MB से बनता है हमारा 1 GB, और ऐसी 1024 GB से बनता है हमारा 1 टेराबाइट TB, और 1024 टेराबाइट से मिलकर बनता है हमारा 1 पेटाबाइट। ऐसी ही 1024 पेटाबाइट से बनता है हमारा 1 एक्साबाइट, उसी तरह से जेटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है, ये लिखा हुआ है, याद रखें आप लोग इनको, है ना, बहुत काम का है ये, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग यूनिट्स में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या है, 25 KB इज लार्जर देन 100 MB। तो 100 MB मतलब अब KB और MB में कौन बड़ा है, तो MB बड़ा है। तो MB को हम क्या कर लेते हैं, उसके KB में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 इंटू 1024 KB, ठीक है, मतलब 1 MB में 1024 KB होती है, और ऐसी कितनी MB से 100 MB है। तो ये क्या हो गया, 25 KB इज लार्जर मतलब बड़ा है, किससे, 102400 KB से। तो आप देख सकते हैं क्या 25 बड़ा होता है इस नंबर से, 1,02,400 से, नहीं होता। तो ये तो हो गया हमारा फॉल्स। उसके बाद है 999 MB इज लार्जर देन 50 GB। अब बड़ा कौन है, GB, तो इसको छोटे में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 GB होता है 1024 MB के बराबर, तो यहाँ कितना है, 50 GB है ना। तो इसको हमने क्या कर लिया, MB में कन्वर्ट कर लिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 51200 MB।
अगला स्टेटमेंट बोल रहा है 999 MB लार्जर है 51,200 MB से, तो क्या 999 बड़ा होता है इससे? नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है 3500 KB इज स्मॉलर, इसको तो हम देख के भी टिक कर सकते हैं कि ये सही है, 2 GB से बड़ा है। तो देखिए हमको GB को पहले MB में कन्वर्ट करना है और MB को हम KB में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 2 GB को MB में करते हैं, तो 2 GB मतलब 2 इंटू 1024 MB, और हमको उसको KB में भी कन्वर्ट करना है तो 1024 से और इंटू कर देंगे। मतलब ये बोल रहा है 3500 इज स्मॉलर देन ये, तो दिख रहा है हमको कि 2 इंटू 1024 इंटू 1024 बहुत बड़ा नंबर है, ये होगा 2097152 के बराबर, तो 3500 इससे छोटा है। हाँ बिल्कुल छोटा है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, अगला बोल रहा है कि 2350 बाइट्स इज स्मॉलर देन 2 KB। तो अब 2 KB मतलब 2 KB मतलब 2 इंटू 1024 मतलब 2048 KB, और दूसरी तरफ कौन है 2350 KB। तो ये बोल रहा है 2350 इज स्मॉलर देन 2048, तो 2350 छोटा थोड़ी ना होता है है ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स। मतलब हम देखें केवल कौन सा वाला सही है, सी ओनली, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ओनली। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में देखा जून 2024 के जो भी MCQs थे ICT वाली यूनिट से, वो देखें। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और यदि आप लोग इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।